दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं 5 राज्यों के जो हुए थे उसमें से 4 राज्यों की गिनती हो रही है। कुछ राउंड बाकी हैं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नतीजे बिल्कुल क्लियर हैं। अब इसमें कोई फेरबदल होने के चांसेस लगभग नहीं है, इसीलिए मैं इस वक्त बैठा। तो दोस्तों 4 राज्यों में तेलंगाना छोड़कर 3 जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों हिंदी भाषा भाषी प्रदेश, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पताका अपना लहरा रही है। तीनों राज्यों में किला उसने फतह कर लिया है। अगर हम ये कहें कि अगर ये सेमीफाइनल था, लोग आमतौर पे 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इस इलेक्शंस को सेमीफाइनल कह रहे थे, तो मैं कह सकता हूं कि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए कि भाई फाइनल परीक्षा नहीं, ये अर्धवार्षिक परीक्षा थी या सेमीफाइनल एग्जाम था, तो मैं कहूंगा कि बीजेपी फर्स्ट क्लास पास हो गई है। अब वो फाइनल में क्या होगा ये तो बात की बात है। हम भविष्यवाणियों में यकीन नहीं करते, हमने तो इसकी भी भविष्यवाणी नहीं की थी कि कौन क्या करेगा। हम ये जरूर देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, क्यों आखिर तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई और इन 3 राज्यों में बुरी तरह हार गई? यहां तक कि जहां उसका शासन था और माना जा रहा था कि वो बहुत इजी स्टेट है, सारे पोलस्टर जो हैं वो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केवल जीत रही है इन 3 राज्यों के संदर्भ में अगर वो बात करें तो वहां भी हार रही है और बहुत अच्छी तरह हार रही है, या यूं कहा जाए कि बहुत बुरी तरह हार रही है, जो भी आप कह लीजिए। कन्विंसिंग विक्ट्री वहां भी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ रही है। तो आखिर ये क्यों हुआ? सिलसिलेवार हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में तमाम जो पत्रकार थे, खासकर यूट्यूबर, खासकर जो टीवी पुरम से अलग अपने को मानते हैं, खासकर वे जो कथित गोदी मीडिया से अपने को बिल्कुल डिफरेंशिएट करते हैं, उनमें बहुतायत लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो किला फतह है जी कांग्रेस का। कांग्रेस वहां पर थंपिंग मेजॉरिटी से आ रही है। कमलनाथ जी इस बार मुख्यमंत्री, उनको कोई हटा नहीं सकता पद से। यानी पिछले चुनाव की तरह जनादेश की लूट नहीं इस बार हो सकती, इतनी अच्छी मेजॉरिटी लेकर वो आ रहे हैं। लेकिन ये सब सारा कुछ गलत साबित हुआ। और ये क्यों गलत साबित हुआ? क्योंकि आकलन गलत था। इस चुनाव के साथ ट्रेजरी ये हुई है कवरेज की कि पोलस्टर्स ने भी गलतियां की हैं, और छत्तीसगढ़ उसमें एक उदाहरण है। इवन राजस्थान का जो मार्जिन अगर देखा जाए वह भी एक उदाहरण है। एक्यूरेसी नहीं है। हां, तेलंगाना जरूर एक एक्यूरेसी है, लगभग सबका आकलन एक जैसा आया है। मध्य प्रदेश में कुछ एक पोलस्टर सही साबित हो रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं हम बारी बारी से कि आखिर मध्य प्रदेश क्यों बुरी तरह हार रही है कांग्रेस, या हारी है। इसके साथ दोस्तों 4 कारण हैं जो मेरे हिसाब से। पहला, जो लीडरशिप इस इलेक्शन में कांग्रेस की सामने आई, एक तो वो बहुत ही बुजुर्ग नेता थे। बड़ी जो पॉपुलेशन नौजवानों की है, महिलाओं की है, आदिवासियों की है, दलितों की है, ओबीसी की है, उसमें उनका कोई आकर्षण नहीं था। संयोगवश दोनों हिंदू अपर कास्ट लीडरशिप, दोनों हिंदू अपर कास्ट सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले बुजुर्ग नेता थे। इन्हीं दोनों के पास कमान थी। इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, कौन कैसे लड़ेगा, कौन कहां जाएगा, कौन नेता भाषण देगा, कौन क्या करेगा, इस सारा फैसला 2 लोग करते थे, या उन 2 लोगों के इर्द गिर्द के लोग करते थे। क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी की तरह संगठन तो है नहीं, ना आरएसएस जैसा कोई काडर है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग ये तय कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में लड़ाई कैसे लड़ी जाए। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया जी को सही रिपोर्ट भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर स्टेट के टॉप लीडर्स को
हम एंटागोनाइज कर देंगे उनकी शिकायत करके आला कमान से, तो हमारा पत्ता खसक जाएगा। सबसे बड़ा ब्लंडर किया कांग्रेस आला कमान ने कि इलेक्शन से 3 साल पहले, 2 साल पहले ही वहां एक अपेक्षाकृत युवा लीडरशिप लानी चाहिए थी। यकीनन उसमें टाइम लगता, हो सकता है कि और वो भी हार जाते, उनकी लीडरशिप में चुनाव होता तो भी हार जाती कांग्रेस, लेकिन वो आगे के लिए एक लीडरशिप बिल्ड कर सकती थी पार्टी। अब उसमें जैसे कमलेश्वर पटेल, हालांकि वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छे नेता हैं। अरुण यादव, जीतू पटवारी, इसी तरह से आदिवासी समाज का कोई बड़ा नेता, इन 4-5 लोगों को लेकर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक नई लीडरशिप इवॉल्व करनी चाहिए थी कांग्रेस के, लेकिन उसने कमलनाथ और दिग्विजय पर केवल भरोसा किया। और ये दोनों जो नेता हैं आज की तारीख में उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से तो जाहिर है बड़े मैच्योर लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आकर्षण इनका लोगों में घट रहा था, इसमें कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। दूसरी बात, संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं कांग्रेस में। कांग्रेस के पास दफ्तर तो हैं लेकिन संगठन नहीं है। कुछ एक जिले एक्सेप्शन है। उम्मीदवारों के चयन में, तीसरी बात कि उम्मीदवारों के चयन में इतनी गड़बड़ी की गई कि ये दो नेता जिसको उन्होंने चाहा उसको टिकट मिला। जो योग्य उम्मीदवार थे, वाकई जो बीजेपी के कैंडिडेट्स को हरा सकते थे, उनको टिकट ही कई जगह नहीं मिला है। इसके अलावा कांग्रेसी नेताओं का जो अहंकार वो भी सामने आता था, वो तो हर जगह है, छत्तीसगढ़ से लेकर के और मध्य प्रदेश तक। एक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बात थी वो बहुत प्रमुख है कि क्या कांग्रेस के नेता जो कहते हैं कि बीजेपी एक कम्युनल आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है, धर्म के नाम पर वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है, लेकिन क्या जिसको वो हिंदुत्व कहते हैं और ये हिंदू धर्म से अलग चीज है, तो क्या हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से हो सकता है या उससे 19 और 20 का फर्क रखते हुए हो सकता है? लेकिन कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट ही नहीं बल्कि हिंदुत्व के बिल्कुल आसपास खड़ा होकर चुनाव लड़ रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री घर को वो भी बुलाते थे, हेलीकॉप्टर से उतारते थे। सारे उनके स्लोगन, सारे उनके तौर तरीके, सारे भाषण उनके उसी हिंदुत्व लहजे में थे। तो हिंदुत्व की बी पार्टी को लोग क्यों पसंद करेंगे अगर हिंदुत्व की ए पार्टी मौजूद है? आपने जाति जनगणना का सवाल मैनिफेस्टो में तो डाल दिया, लेकिन आपकी लीडरशिप में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की कोई जगह नहीं। उनके इश्यूज, उनके एजेंडे बिल्कुल सिरे से गायब। उनके उम्मीदवार तक कम आपने दिए बीजेपी के मुकाबले। तो मध्य प्रदेश की जो हार है वो दीवार पर लिखी हुई इमारत की तरह है। मैंने कई दोस्तों से अपने कहा कि ये जो यूट्यूबर की बड़ी फौज है, ये कह रही है कि मध्य प्रदेश जीत गए, भाई जीत गए, लेकिन मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जीतना नामुमकिन सा है। तो लोग कहते थे अरे आप कैसे कह रहे हैं, लेकिन आज वो बात सही हुई। तो लोगों में नाराजगी थी प्रशासनिक भ्रष्टाचार से और नेताओं के अहंकार से और आम जनता से उनकी डिस्टेंस जो बढ़ रही थी उसकी वजह से, जो मुझे लगता है। और इसके अलावा जिस तरह लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश की बहुत हिट हुई थी, ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव से ऐन पहले महतारी वंदन योजना का ऐलान कर दिया और उसके लिए लाखों महिलाओं से उन्होंने फॉर्म भरवा लिए। हक्का बक्का रह गई कांग्रेस। उन्होंने भी इसके एवज में कहा कि भाई हम वो अगर वो 12,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं तो हम इसको और ज़्यादा बढ़ाकर 15,000 कर देंगे। लेकिन बीच में दिवाली आ गई और चुनाव में उसका बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया जा सका, जबकि बीजेपी की जो नारी वंदन योजना थी, महतारी वंदन योजना थी, उसका प्रचार बहुत हो गया था। तो ये भी एक कारण है। तीसरा जो पहलू जो मैं राजस्थान का उठाना चाहता हूं दोस्तों, राजस्थान में हर साल 5 साल के बाद सरकार बदलती है, तो इस बार रिवाज नहीं बदला, सरकार बदल गई, यानी राज बदल गया, रिवाज नहीं बदला। तो यह रिवाज के अनुसार है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अशोक गहलोत ने वेलफेयर स्कीम्स जितनी चलाई उसके बल पर
वो बहुत बुरी स्थिति में नहीं आए, हारे, उनकी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन अगर विधायकों की संख्या देखिए, मैं नहीं जानता कि कोई और घट जाएगी क्या, लेकिन अभी तक जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो उतनी बुरी स्थिति नहीं है जैसे कई चुनाव में पहले हो चुकी है विपक्षी दलों की, स्वयं कांग्रेस की भी एक बार। लेकिन और बेहतर परफॉर्म कर सकती थी पार्टी बशर्ते कि कोऑर्डिनेशन होता। मुझे लगता है कि पायलट और गहलोत दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे अन्य नेताओं में नहीं था, मंत्रियों में नहीं था। ये सब कारण रहे हैं। और फिर हिंदुत्व राजनीति का एक पोलराइजेशन जो समाज में वो कराती है, उसका भी इसमें रोल है। राजस्थान में इसका खास तौर पे रोल है। तो दोस्तों, 3 राज्यों का मैं आपको बता दिया। अब तेलंगाना की बारी है। तेलंगाना में प्योरली एंटी इनकम्बेंसी इज द मेन फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी। लोग तबाह थे केसीआर की और केसीआर की फैमिली की राजनीति से और शासन से। रेड्डी, कम्मा, जितने ग्रुप्स हैं, दलित, ओबीसी, सब एक तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। इसमें राहुल गांधी की यात्रा का भी रोल है। कर्नाटक में पार्टी की जीत का भी अंतर है। और माफ कीजिएगा, साउथ के जितने राज्य हैं वो हिंदुत्वीकरण और कारपोरेटीकरण का जो एक कन्वर्जेंस दिखाई देता है नॉर्थ में, उस राजनीति से वो प्रभावित ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनके यहां सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की जो ट्रेडिशन है उसका कहीं ना कहीं असर है। हर एक राज्य में कहीं ज्यादा है, केरल में, तमिलनाडु में ज्यादा है, कर्नाटक में भी थोड़ा ज्यादा है, आंध्र में और तेलंगाना में कम है, लेकिन उस तरह का हिंदुत्वीकरण आप नहीं देखते। तो यह बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से तेलंगाना में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज कराई है। अब इस चुनाव में जो दुर्गति हुई है कांग्रेस की, खासकर मध्य प्रदेश में, अखिलेश वखिलेश कहना कमलनाथ का, अब आप सोचिए क्या अहंकार है कि एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उनसे बड़े नेता जनाधार के मामले में अखिलेश हैं। आप छिंदवाड़ा के नेता हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश का नेता है। भाई, आपसे उम्र में छोटा है तो क्या, उम्र में से तो हमसे भी छोटे हैं, लेकिन हम तो उनको कहते हैं अखिलेश जी कहते हैं। अखिलेश वखिलेश, ये जो एरोगेंस है लोगों को बहुत बुरा लगा पूरे देश में। तो इंडिया अलायंस को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि वो आगे क्या करना चाहता है, उसके पास क्या विजन है। आई थिंक प्रेजेंट लीडरशिप जो स्टेट्स में दिखाई देती है, खासकर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में, ये बड़े विजन इनके पास नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का एक विकल्प पेश करने की कोशिश करें। ये आज के चुनाव पर एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं करूंगा आपसे बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।